नमस्कार दोस्तों। आज मैं दरअसल आपसे बात करने वाला हूं ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन के बारे में, जिसे हम एबीओ सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुप है ये दरअसल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे सवाल खूब बनते हैं, चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम्स के हों या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टिक लगाने वाले सवाल होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी दरअसल इस टॉपिक से खूब बनते हैं। और चाहे आपके जो बोर्ड एग्जाम्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, जिनमें भर भर के थियरियाँ लिखनी होती हैं, उनसे भी दरअसल खूब सवाल आते हैं इस टॉपिक से। तो अब हम दरअसल इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब चाहे सवाल जेनेटिक्स को बेस बना के पूछे या फिर जो आपका ह्यूमन फिजियो का चैप्टर है सर्कुलेशन, उसको बेस बनाकर पूछे, हम इसको कायदे से पढ़ेंगे। हाँ, हो सकता है 2-3 लेक्चर लगें। वो लेक्चर ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, कुल 8 से 10 मिनट के होंगे। यदि आप उसको देखते हैं तो फिर आपके सवाल गलत नहीं होंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई डाउट आपके दिमाग में बचने वाला नहीं है। मैं इसको डिटेल में कंप्लीट करवाऊंगा। और ब्लड ग्रुप दरअसल आप जब डायरेक्टली एनसीईआरटी पर कूद कर पढ़ने जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आप समय तो ढेर सारा बर्बाद कर रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि एनसीईआरटी कुछ चीज़ें ऐसी करता है, उसकी व्यवस्था है कि उसको कम शब्दों में अधिक चीज़ों को समेटना है। तो वो क्या करता है, कुछ चीज़ों को ख़त्म कर देता है, बिल्कुल उसको लिखता ही नहीं एक्सप्लेनेशन में। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पर उसको एंटीजन लिखना चाहिए वहाँ पर वो शुगर लिखते हुए चला जाता है। बच्चे को समझ में नहीं आता कि ओलिगोसैकेराइड या जो एच सब्सटेंस है उसकी 8 से 10 यूनिट की शुगर की बात कर रहा है, या फिर वो जो लास्ट की शुगर, टर्मिनल शुगर, जो नेचर ऑफ एंटीजन डिसाइड करेगी, वो उसकी बात कर रहा है। तो पहले आप कायदे से लेक्चर देख लीजिएगा, फिर उसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी और आपको एनसीईआरटी से अधिक नॉलेज होगी। इस टॉपिक से सवाल आने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे सवाल इस तरह भी आ सकता है कि ये जो ब्लड ग्रुप का कैरेक्टर है, किस तरह का कैरेक्टर है, जेनेटिकल है, कैसा है। और दूसरा सवाल ये आता है कि किसी कैरेक्टर के नंबर ऑफ एलील दे देगा। उन एलील्स को देने के बाद वो पूछेगा कि इससे कितने जीनोटाइप, कितने फिनोटाइप होंगे। वो ये भी पूछ सकता है कि इसको आप एबीओ सिस्टम क्यों कह रहे हैं, ए बी फिर ओ पे जाने की जरूरत थी, सी पे क्यों नहीं आ गए, एबीसी सिस्टम क्यों नहीं कहा। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ढेर सारे सवाल होते हैं, जैसे 2 लोगों के बीच में खून का आदान प्रदान करना है तो हम किसके एंटीजन देखते हैं, किसकी एंटीबॉडी देखते हैं, वो क्या मेथड्स होते हैं जिसको हम काम में लाते हैं जब 2 लोगों के बीच में खून का आदान प्रदान करना होता है। इन दोनों से भी सवाल खूब बनते हैं कंपटीशन में। तो आइए जरा अब इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन है, जो आपका ब्लड ग्रुप है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मुझे सबसे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में आपको बताना होगा, जिसका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ये बात दरअसल सन 1851 की है। ये वो समय था जब कार्ल लैंडस्टीनर नाम का एक युवक अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक मेडिसिन की डिग्री होती है। और 1851 का यह वह दौर था जब आमतौर पर मेडिसिन की डिग्री एक बहुत बड़ी डिग्री हुआ करती थी। और इस डिग्री को लेने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी डिस्कवरी में लगता था जहाँ उसको नाम और पैसे कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती थी। पर इन सारी चीज़ों को एक साइड रखते हुए कार्ल लैंडस्टीनर नाम का व्यक्ति एक खून के जो सैंपल्स होते हैं, जो ब्लड के सैंपल्स होते हैं, या जिसको हम कहते हैं खून के नमूने, उनकी एग्जामिनेशन में, उनकी जांच करने में लग जाता है। दरअसल स्टडी टाइम से ही, जब से वो पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है, तभी से उसको ऐसा लगता है कि खून में कुछ ऐसा है जिसको अभी तक साइंटिस्ट पकड़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। एक न्यूज़पेपर है, उसके आर्टिकल में ऐसा मेंशन था, ऐसा लिखा गया था कि कार्ल लैंडस्टीनर जब तक 32 वर्ष का हुआ तब तक वो हज़ारों पोस्टमार्टम की जो डेड बॉडी थी उनके ब्लड सैंपल के ऊपर जांच कर चुका था। एक रात थी जब वो इन ब्लड सैंपल्स के ऊपर काम कर रहा था, तो उसने ये पाया कि जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, जिसको हम टेक्निकल भाषा में एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, जब उसको उसने कुछ सीरम में डाला। सीरम दरअसल ब्लड का ही एक हिस्सा होता है, आप तो अभी समझ लीजिए, इसको मैं बाद में बताऊंगा सीरम क्या होता है, आप इसको अभी समझिए कि एक तरीके से ब्लड ही है। तो जब उसने आरबीसी को ब्लड में डाला, ब्लड सैंपल में डाला, तो वहाँ उसे ऐसा दिखा कि जो ब्लड है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया है, खून के थक्के जो हैं थक्के जम रहे हैं वहाँ पर। ऐसा दरअसल इस वजह से था क्योंकि वहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग एंड क्लम्पिंग स्टार्ट हो गई थी। ऐसा किस वजह से था, इसका जवाब उसके पास उस समय तक नहीं था। हालांकि बाद में जब वो दूसरा एक्सपेरिमेंट करता है तो उसमें फिर वो आरबीसीज लेता है, उन आरबीसीज को कुछ ब्लड सैंपल्स में डालता है और वो दोनों ऐसे मिलते हैं जैसे एक दूसरे के लिए बने थे। ये बात उसे बहुत हद तक परेशान करती है और इसका जवाब ढूंढने के लिए वो अपनी एक टीम तैयार करता है और उस पूरी टीम के साथ इस पर जुट जाता है काम करने के लिए। फिर कुछ सालों की रिसर्च के बाद उसे इस बात की पूरी जानकारी होती है। और उस समय जब ये खोज कर रहा था तो इससे दरअसल 3 ही तरह के ब्लड ग्रुप पता चले, एक ए, बी और तीसरा ओ। हालांकि ओ को पहले सी कहा जाता था, तो उसने एबीसी ब्लड सिस्टम दिया, जिसे बाद में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहा जाता है। हालांकि आज हमें पता है कुल 8 ब्लड होते हैं 4 समूहों में।
ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। पहले इसने दरअसल ए बी और ओ ब्लड ग्रुप बनाया, फिर उसके कुछ सालों बाद इसको ये पता चला कि एक और ब्लड ग्रुप होता है जिसको हम ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। फिर उसने कुछ सालों बाद एक साइंटिस्ट के साथ खूब काम किया, उसे ये पता चला कि एक फैक्टर होता है, एक एंटीजन होता है RH, जो इस बात को डिसाइड करता है कि ब्लड पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो आइए, इस साइंटिस्ट के लिए इतना बहुत था। अब जरा समझते हैं, टॉपिक पर आते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो दरअसल किस तरह का कैरेक्टर होता है। आपके पहले सवाल का जवाब, तो ब्लड ग्रुप एक तरह का एंटीजेनिक कैरेक्टर है, एक तरह का जेनेटिकल कैरेक्टर है। मैं इसको एंटीजेनिक कैरेक्टर क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज ब्लड ग्रुप जो होता है इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द RBC सरफेस। ऐसा किताबें लिखती हैं, उनका ऐसा लिखने का क्या मतलब है वो मैं आपको अब बताता हूँ। दरअसल जो ब्लड होता है उसमें एक तो सॉलिड हिस्सा होता है यानी ठोस, दूसरा होता है लिक्विड यानी तरल। लिक्विड में आता है प्लाज्मा और ठोस में आती हैं ब्लड सेल्स, आपकी RBC रेड ब्लड सेल जिसको हम टेक्निकल भाषा में एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, दूसरी वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC जिसको हम टेक्निकल भाषा में ल्यूकोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स और भी तमाम चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों में आपके काम की जो चीज़ है वो है RBC। RBC की सरफेस पर कुछ एंटीजन होते हैं, वो एंटीजन इस बात को डिसाइड करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कैसा होगा। वो आपका A एंटीजन हो सकता है, वो आपका B एंटीजन हो सकता है, M एंटीजन, N एंटीजन और RH फैक्टर या RH एंटीजन, कई सारे एंटीजन होते हैं। हमारे काम के फिलहाल A और B हैं। यदि RBC की सरफेस पर A एंटीजन है तो अब वो एंटीजन डिसाइड करेगा कि ब्लड ग्रुप कैसा होगा। इसी वजह से मैंने आपको पहले एक लाइन कही कि ब्लड ग्रुप जो किसी का होता है वो होता है उसके सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक एंटीजन की प्रेजेंस से। तो यदि आपकी सरफेस पर A एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप A होगा, क्योंकि नेचर जो होता है एंटीजन का वही डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। अगर आपकी सरफेस पर B एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप B होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर सरफेस पर O एंटीजन होगा तो आपका ब्लड ग्रुप O होगा। O दरअसल तब होता है किसी का ब्लड ग्रुप जब सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं होता है। फिर सवाल ये है कि इसको फिर O ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं। दरअसल जो अमेरिकन इंग्लिश की डिक्शनरी होती है उसमें 0 को O कहा जाता है। तो जब कोई एंटीजन नहीं है मतलब 0 एंटीजन है, तो उस स्टेज को प्रेजेंट करने के लिए हमने लिखा है, उस कंडीशन को डोनेट करने के लिए हमने लिख रखा है कि O ब्लड ग्रुप। O ब्लड ग्रुप दरअसल ये दर्शाता है कि कोई एंटीजन नहीं है, नंबर ऑफ एंटीजन 0 है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप A है तो इसका क्या मतलब है कि जो मेरी RBC की सरफेस है उस पर A एंटीजन है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा B ब्लड ग्रुप है तो इट मीन्स उसकी जो RBC है उसकी सरफेस पर B एंटीजन है। कोई ये कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप O है तो इसका मतलब उसकी RBC पर कोई एंटीजन नहीं है, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में O का मतलब होता है 0। तो O ब्लड ग्रुप ये दर्शाता है कि उस व्यक्ति की RBC की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि ब्लड ग्रुप इज़ ड्यू टू द सम स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट ऑन द RBC मेम्ब्रेन। और अब ये जो आपका कैरेक्टर रहा, दरअसल ये जो आपका ब्लड ग्रुप है दरअसल आप समझ चुके हैं कि एक तरह का एंटीजेनिक कैरेक्टर है और जेनेटिकल कैरेक्टर है। अब हर कैरेक्टर के लिए जीन होता है, तो ये जो आपका एंटीजेनिक कैरेक्टर ब्लड ग्रुप है इसके लिए जो जीन होता है उस जीन का नाम है आई जीन। NCERT सिर्फ आई जीन कहते हुए चलता है। मैं आपको इसका पूरा नाम बताता हूँ। इसका पूरा नाम है आइसो ए ग्लूटिनोजन जीन। ये जीन दरअसल आपके 9वें क्रोमोसोम पर होता है। हर जीन के कुछ ना कुछ एलील होते हैं, कम से कम 2 तो होते हैं, तो इसके 3 एलील हैं। अब जैसे ही मैंने कहा कि इस आई जीन के 3 एलील होते हैं, तो ये दरअसल आपका मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल हो गया। आपसे सिंपल सा सवाल पूछ सकता है कि ब्लड ग्रुप कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन आई जीन ये किसका एग्जाम्पल है, तो आपको जवाब देना होगा कि मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके 3 एलील होते हैं। पहला एलील IA, दूसरा एलील IB, तीसरा एलील IO। जो IA होता है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, IB को भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, IO को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों होता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। दरअसल जो IA होता है प्रैक्टिकल लेवल पर ये देखा गया है कि ये फंक्शनल है, ये डोमिनेंट है, इस वजह से ये फंक्शनल है और इस नाते इसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इसके फंक्शनल होने का मतलब ये है कि ये काम करता है। काम करने का मतलब ये है कि IA एलील से A एंटीजन बनता है, और जो IB है वो भी डोमिनेंट है, वो भी फंक्शनल है, इस नाते उसको भी मैंने कैपिटल लेटर से लिखा है। इट मीन्स जो IB है वो B एंटीजन बनाता है, लेकिन जो IO है उसको प्रैक्टिकल लेवल पर देखा गया है कि उससे कोई एंटीजन नहीं बनता है, वो रेसेसिव है, वो जो है नॉन फंक्शनल है, इस नाते उसको मैंने स्मॉल लेटर से लिख रखा है। तो IO कोई एंटीजन नहीं बनाता है, IA A एंटीजन बनाता है, IB B एंटीजन बनाता है। अब कहना बड़ा आसान है कि IA तो A एंटीजन बनाता है, IB B एंटीजन बनाता है, पर इसके पीछे क्या होता है वो बात मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। दरअसल जो हमारे सरफेस की RBC होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर फ्लूइड मोजाइक स्ट्रक्चर होता है।
उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, प्रोटीन होता है। सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं, फोकस करते हैं लिपिड पर। तो जो लिपिड होता है उसमें एक सब्सटेंस जुड़ा हुआ होता है जिसको हम एच सब्सटेंस कहते हैं, जिसको टेक्निकल भाषा में ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। सवाल ये है साहब, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? तो ओलिगोसैकेराइड दरअसल 8 से 10 यूनिट की शुगर की एक चैन होती है। जैसे ट्रेन होती है, उसमें कई सारे डब्बे जुड़े हुए होते हैं, तो आप एक एक डिब्बे को शुगर मानिए और उस पूरी सी ट्रेन को ओलिगोसैकेराइड मानिए या एस सब्सटेंस मानिए। तो 8 से 10 यूनिट की शुगर की चेन को हम एस सब्सटेंस या ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अब ये आरबीसी मेम्ब्रेन की लिपिड और ये एच सब्सटेंस, ये दोनों के दोनों दरअसल मैं कह सकता हूँ कि एंटीजन नहीं है। हालांकि बाद में क्या होता है कि एक टर्मिनल शुगर और आके जुड़ता है, मतलब ये जो 8 से 10 यूनिट की शुगर की चेन है उनके लास्ट में एक और शुगर आके जुड़ती है जिसको हम टर्मिनल शुगर कहते हैं, अंतिम शुगर कहते हैं, और इसी का नेचर डिसाइड करता है कि कौन सा एंटीजन बनेगा। होता क्या है कि जो IA एलील है वो एक ऐसा एंजाइम बनाता है जो लास्ट में ला करके बिल्कुल एक N एसिटाइल ग्लूकोजामीन नाम की शुगर जोड़ता है जिसको हम शॉर्ट में NAG कहते हैं, यानी नाग। तो ये पूरा है ए एंटीजन, मतलब आरबीसी सरफेस की जो मेम्ब्रेन है उसका लिपिड और वो एच सब्सटेंस यानी 8 से 10 यूनिट की शुगर की चेन और वो जो लास्ट की शुगर टर्मिनल शुगर है, ये तीनों मिलकर बनाती हैं ए एंटीजन। तो अगर ए एंटीजन आज के बाद कोई कहे तो इसका मतलब ये है कि आरबीसी सरफेस की मेम्ब्रेन की लिपिड, उसके साथ जुड़ी हुई एच सब्सटेंस ओलिगोसैकेराइड यानी जिसको हम 8 से 10 यूनिट शुगर की चेन कह रहे हैं, और साथ में वो टर्मिनल शुगर जिसका नाम है NAG N एसिटाइल ग्लूकोजामीन जिसको हम नाक कह रहे हैं, ये पूरा है ए एंटीजन। सुनने में बस लगता है ए एंटीजन है, बी एंटीजन है। अब बी एंटीजन क्या होता है? तो जो BIB नाम का एलील है ये दरअसल एक और एंजाइम बनाता है। वो क्या करता है कि जो हालांकि कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन रहेंगी हर एंटीजन में, वो क्या है? आरबीसी मेम्ब्रेन की लिपिड, एच सब्सटेंस, ओलिगोसैकेराइड या फिर 8 से 10 यूनिट शुगर की चेन जिसको मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ें कॉमन रहेंगी। IB एलील एक एंजाइम बनाता है जो बस लास्ट में ला करके एक शुगर जोड़ता है जिसका नाम है गैलेक्टोज, टर्मिनल शुगर। अब चूंकि टर्मिनल शुगर का नेचर डिसाइड कर रहा है कि कौन सा एंटीजन बनेगा, तो जब गैलेक्टोज आकर के जुड़ेगा जिसको एक एंजाइम ला करके जोड़ता है और उस एंजाइम को बनाने वाला है IB एलील, तो ये पूरा हो गया बी एंटीजन। तो बी एंटीजन कहने का मतलब ये है कि आरबीसी मेम्ब्रेन की लिपिड, उससे जुड़ा हुआ उसका एच सब्सटेंस यानी जिसको हम टेक्निकल भाषा में ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, और ओलिगोसैकेराइड का मतलब है 8 से 10 यूनिट की शुगर की चेन, और उस 8 से 10 यूनिट की शुगर की चेन में जुड़ी हुई एक टर्मिनल शुगर जिसको मैं गैलेक्टोज कहता हूँ, ये पूरा है बी एंटीजन। चूँकि IO तो कोई एंटीजन बनाता नहीं है, कोई एंजाइम नहीं बनाता है, तो कोई एंटीजन ही नहीं बनता है। होता क्या है कि वहाँ पर भी आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर भी ये सब्सटेंस होता है, लेकिन वहाँ कोई एंजाइम ही नहीं है जो लास्ट में ला करके एक टर्मिनल शुगर जोड़ दे, और जब तक टर्मिनल शुगर बनेगी नहीं तब तक कोई एंटीजन होगा नहीं। और इसी वजह से मैंने ये कहा कि IA से A एंटीजन बनता है, IB से B एंटीजन बनता है, IO से कोई एंटीजन नहीं बनता है क्योंकि IO से कोई एंजाइम ही नहीं बनता। इतनी सी बात क्लियर है। अब होता क्या है कि एक सवाल आमतौर पर पूछता है कि जो ब्लड ग्रुप का कैरेक्टर है वो दरअसल एक तरह का जेनेटिकल कैरेक्टर है, एंटीजेनिक कैरेक्टर है, और उस एंटीजन को बनाने के लिए जो जीन होता है आई जीन, उसके 3 एलील होते हैं। तो यहाँ पर पूछता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप कितने होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप कितने होंगे। तो आपके पास दरअसल पेपर में इतना समय नहीं है कि आप वहाँ पर बैठ करके कैलकुलेशन करें और ज़्यादा समय दें। अगर आप किसी सवाल पर ज़्यादा समय देते हैं तो उससे बेहतर है कि उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पर समय बहुत कम होता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला है, ट्रिकी फार्मूला है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2। वहाँ पर n है नंबर ऑफ एलील। तो जब भी आपको कभी पेपर में कोई कैरेक्टर दे तो आपको कैरेक्टर पे ध्यान नहीं देना है, उस कैरेक्टर को दिया उसके बाद कहा कि इसके ये जीन है, उस जीन के इतने एलील हैं, तो आप बताइए नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप कितने होंगे। ब्लड ग्रुप का ही देख के पूछ सकता है कि ब्लड ग्रुप I जीन हैव 3 एलील, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल जीनोटाइप। तो वहाँ पर आपको लिखना होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। n की जगह आप पुट करेंगे नंबर ऑफ एलील, और चूंकि यहाँ पर n की वैल्यू आप जैसे ही 3 पुट करेंगे तो इतना कुछ है नहीं कि आपको कॉपी कलम का इस्तेमाल करना होगा, माइंड में बिल्कुल तुरंत आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल जीनोटाइप 6 होंगे, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और 6 जीनोटाइप में से किसी एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ही जीनोटाइप होगा। चूँकि हम डिप्लॉयड हैं तो हो सकता है कि जो दोनों एलील जीनोटाइप में आ रहे हैं, किसी एक जीनोटाइप में जो 2 एलील आ रहे हैं वो दोनों बिल्कुल हूबहू एक जैसे हों या एक दूसरे जैसे ना हो, एक डोमिनेंट हो एक रेसेसिव हो, या हो सकता है दोनों के दोनों डोमिनेंट हो, दोनों के दोनों रेसेसिव हो। इस तरह की कंडीशन बन सकती है। और अगले आने वाले लेक्चर में हम एक चीज़ और देखेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान किसके एंटीजन का और किसके एंटीबॉडी का ध्यान रखते हैं। मीन्स अगले लेक्चर देखने के बाद आपको इस बात की जानकारी होगी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता कैसे है,
खून का आदान प्रदान कैसे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।